अच्छा दीजिएगा। जी, जी, जी। सर मैं मनोज कुमार चौहान और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगलवान से हूँ। और सर थोड़ा मैं ये भी कह रहा था कि थोड़ा मेरा उसमें ना तलवाड़ी किया हुआ है, वो तलवाड़ी नहीं है, पहले वैसे कलवाड़ी है वो। और ऊपर से मैं फिर अपने मूल विद्यालय लौट चुका हूँ भंगलवान में। तो उसको राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगलवान पढ़ा जाए। तो ये रिखणीखाल से हूँ मैं, रिखणीखाल ब्लॉक से संकुल चुरानी। जी। तो सर कंटिन्यू करूँ? हाँ कंटिन्यू करिए। जी, जी। तो सर प्रॉब्लम जैसे अभी क्रियात्मक सोच की आई थी, तो प्रॉब्लम तो सर वैसे हर टॉपिक में कहीं न कहीं बच्चों की रहती है, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम हम लोगों को लगी है अधिकतर हाई हिल्स में जो बच्चे, क्योंकि हमारे पास अधिकतर बच्चे उसी टाइप के बच्चे हैं कि जिनको थोड़ा-सा बैकग्राउंड, जिनको घर पे जो है सुविधा नहीं मिल पाती है। मसलन ये है कि जैसे अगर हम फुट हिल्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे जो है बच्चों की पढ़ाई ना होके पेरेंट्स की पढ़ाई होती है। आजकल जो माहौल चल रहा है ऑनलाइन का, उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल जो है काम भेज देते हैं, लेकिन वो वर्क जब तक पेरेंट्स उनके साथ ना बैठे तब तक वर्क वो बच्चे नहीं कर पाते। और ये कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ाई पेरेंट्स की है। लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो उसका मेन कारण ये है कि अधिकतर जितने भी लोग हमारे यहाँ पे हैं जो अच्छे अच्छे जॉब करने वाले हैं, वो तो सब माइग्रेट हो चुके हैं जॉब की वजह से, और वो बच्चे भी वहीं ले गए। और जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे ज्यादातर वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है सर, एक प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि स्कूल एक ऐसा हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे बच्चे दिन भर वहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं। और वो साथ साथ हम पे इतना बिलीव करते हैं कि हमारे पूरे दिन के जो बच्चे हैं, वो स्कूल में जो टीचर है उनको वो देख सकते हैं, और वो पढ़ाई में विश्वास रखते हैं कि वो पढ़ा लेंगे। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो दिन भर में सुबह जो है अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे चले जाते हैं और शाम को ही आते हैं। कई बार फोन भी उनके पास होते हैं, रात को जब हम फोन करते हैं, भाई आपने बच्चों को पढ़ाया? कहते गुरुजी मैं तो शाम को आया, 8 बजे आया, तब तक बच्चा सो गया था। तो ये प्रॉब्लम सी आती है। तो इसलिए उनका मानना है कि जो भी पढ़ाई स्कूल में हो रही की बस वही है, और उसके अलावा घर में तो वो मतलब एक तरफ से बहुत ही हम कम परसेंटेज में ले सकते हैं कि घर में कुछ बच्चे, कुछ को छोड़ के बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में जैसे कुछ और ये उसके कारण भी, मेन कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे को जो नहीं आ पा रहा है, या जो उनको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, उसका कारण ये भी है कि पेरेंट्स घर पे उनको अलग से टाइम नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जितना एफर्ट करना है वो टीचर ही स्कूल में कर पाता है। तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मैंने अभी तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपने इस एजुकेशन पढ़ाई के दौरान बच्चों में, यहाँ पे मैंने अधिकतर देखा कि बच्चे अभी भी हमारे जो है कहीं ना कहीं ज्यामितियाँ जो आकृतियां हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। 2D आकृति की मैं बात कर रहा हूँ, 3D पे अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। क्या होता है कि अधिकतर बच्चे जो है मैथ को रटते हैं, जबकि मैथ समझने का एक सब्जेक्ट है। मसलन अगर कोई बच्चा, अगर सपोज करके हमारे पास क्लास थर्ड में है, वो मैथ अच्छी पढ़ा, क्लास में फोर्थ में जाके कई बार क्या होता है थर्ड का भूल जाता है। तो वही कारण होता है कि एग्जाम के समय हम उसको जो पढ़ाते हैं वो कुछ रटता भी है, और उसके बाद अगली क्लास में जाके वो फिर से जब हम उनको पुनरावृत्ति कराते हैं तो वो भूल जाता है। तो इसी क्रम में हम चाहते हैं कि किस प्रकार से उसके माइंड में मैथ जो है रटने का सब्जेक्ट ना होकर समझने का सब्जेक्ट बने, और उसके माइंड में फिट हो जाए, ताकि वो कहीं भी आगे जाके उसको वो प्रॉब्लम ना आए। तो इसी कड़ी में जो मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे जो है हमारे ज्यामितीय आकृतियां जो 2D की है, आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, ये जो मेन चार हमारे पास आकृतियां फोकस जिनको हम करते हैं, जिनसे हम लोग उनका पेरीमीटर और उसका जो हम लोग उसका एरिया निकालते हैं, वहां तक जब बात बात पहुंचती है, तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया कि क्षेत्रफल परिमाप। लेकिन उससे पहले किसका निकालना है, आकृतियों की पहचान क्या है, इसको वो समझने में कहीं ना कहीं अभी भी भूल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी अभी कुछ दिन पहले बच्चों को व्हाट्सएप में कुछ आकृतियां दिखाई है, कुछ भेजी हैं। तो उसमें बच्चे जो है केवल एक जो हमारा सर्किल होता है, वृत्त, जिसको हम वृत्त नाम देते हैं, बच्चा उसको समझ तो रहा है, लेकिन उसको बच्चा वृत्त ना बोल के गोला बोल रहा है। हालांकि उसकी धारणा सही कि मान रहा है कि गोल आकृति है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो गोल आकृति है, उसको जो है गोला बोल रहा है। लेकिन जहाँ पे बात आती है कई बार वृत्त की, आयत की, वहां पे वो कंफ्यूज हो जाता है। वो वृत्त को कई बार आयत बोलता है, और सॉरी वर्ग को कई बार आयत बोलता है, और आयत को कई बार वो वर्ग बोलता है। और कई बार जो है वो त्रिभुज को मतलब त्रिभुज नहीं बोल पाता है। तो यही आकृतियां हैं जो उसको समस्या करती है कि कैसे पहचाने, फाइंड आउट कैसे करें कि आकृति हमारी आयत की है, ये वर्ग की है, ये त्रिभुज की है। हालांकि हम ऐसा नहीं कि हम उनको नहीं बताते, जेन्युइन प्रॉब्लम कि हम, ये हमारा भी एक फॉल्ट हो सकता है, मान के चलते कि हम उसको नहीं समझा पा रहे कि आयत इसको बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। लेकिन कुछ हद तक हम उसको समझाते हैं कि भाई ये आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, ये वर्ग है, इसके चारों भुजाएं जो है जब बराबर होती हैं, ये त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती है। लेकिन अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं बनाते हैं, उसको हम जिस शेप में त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज की कई आकृतियां होती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं, अगर हम उसको अगली आकृति त्रिभुज की बना के दिखाएंगे, तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाएगा कि त्रिभुज तो सर ने पहले से बनाया था, अब ये वाला ऐसा है। या कहीं और किसी चीज को इमेजिन करता है
तो वहाँ पे भी वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, हम लोग अभी इससे पहले ड्राइंग की मैं थोड़ा-सा सब्जेक्ट से हट के चल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। जैसे हम लोग ड्राइंग में क्या करते हैं कई बार कि हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा है, जब सीनरी की बात आती है कि एक सीनरी बनाइए, तो हम लोग क्या करते हैं सीधा पहले पहाड़ बना देते हैं तिकोने में, उसमें कौवे उड़ा देते हैं, सूरज दिखाते हैं, कहीं पे आधा सूरज दिखा देते हैं, वो पहाड़ से अभी तक पूरा निकला ही नहीं है। और उसके बाद क्या दिखाते हैं, माइंड में आता है कि वही पेड़ हो, कहीं पे पेड़ होता है, एक छप्पर से बनाते हैं, जबकि वो अभी भी वो घर हमारा तिकोना ही बनता है, ट्राइंगल की तरह बनता है, उसके छज्जे नीचे होते हैं, दरवाजा बनता है, जबकि वो कॉन्सेप्ट हमारा अब चेंज हो जाना चाहिए। हम उसी थीम पे चलते हैं और वही एक रास्ता दिखाते हैं, घर से नदी दिखाते हैं, नदी में एक नाव दिखा देते हैं, पुल दिखा देते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक छपा, जब भी कोई हमसे बोलता है कि एक सीनरी बनाइए, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है कि थीम हमारे अभी तक वही है। तो इस कंडीशन पे भी बच्चा जो है हम लोग यहाँ पे इसको ही कह सकते हैं कि बच्चा वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। तो मसलन कहने का मतलब ये है कि जब हम उसको आकृतियां कहीं ना कहीं दिखा देते हैं तो वो बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम यही निकलती है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो ये आकृतियों में कंफ्यूज हो रहा है 2D की, वो क्यों हो रहा है। अभी हम उसको बताएंगे कुछ देर तक तो वो सही चल बताएगा, लेकिन अगर हम उसी बात को अगर 10 दिन बाद फिर से रिकॉल करेंगे और उसको हम अगर आयत वर्ग बताएंगे तो वो पता तो थोड़ा माइंड में रहता है कि कुछ ना कुछ तो है ही आयत वर्ग, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आयत है या वर्ग है और या फिर ये त्रिभुज है। तो एक समस्या ये भी हमारी जेन्युइन आती है कि बच्चा जो है 2D की आकृतियों को पहचानने में कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूज है। वो कभी कभी तुक्के से आयत को आयत बोल भी देता है, लेकिन उसका मेमोरी जो है उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो उसने तुक्के से बोल दिया कि वो आयत है, वो मुंह से निकल गया। अगर हम उसको कई बार ऐसे पूछेंगे आयत वर्ग दिखा के, तो कहीं ना कहीं फिर से वो कंफ्यूज हो जाता है सर। तो यही मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो क्रियात्मक सोच का एक मेरा विषय है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, मनोज सर, आपने जो है अपनी समस्या को इसमें साझा किया है। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे आज मुख्य संवाददाता हैं वो इस बात का संज्ञान लेकर इस पर बातचीत करेंगे। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि और भी शिक्षकों की समस्याएं हमारे सामने आ रखी हैं जो उन्होंने अपने शिक्षण के दौरान जो है ली हैं, जानी हैं। तो उसी कड़ी में मैं श्रीमती इंदु पवार मैडम, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरगांव विकास क्षेत्र बॉडी से हैं। इन्होंने अपनी समस्या को रखा है समूह में भी और लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि वो इस पर जो है अपनी बात को जो है सदन में रखने की कृपा करेंगी। श्रीमती इंदु पवार मैडम जी। अम, इंदु मैम, आप आवाज सुन पा रही हैं? हेलो। इंदु पवार मैडम जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि कुछ साथी ज्वाइन करने के बाद अन्य कामों में व्यस्त हो गए हैं। कृपया अपना माइक ऑन करके अपनी बात को रखिएगा। दूसरे को आमंत्रित करिए सर। जी जी। तो शायद वो हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जब आएंगे तब देखते हैं। इसी कड़ी में आगे एक मैडम हैं जिन्होंने अपनी बात को साझा किया है। शीतल रावत मैडम, जिन्होंने अपनी समस्या को रखा है। मैं सर। चाहूंगा। जी सर। हेलो हाँ बिस जी, बताइए। सर, मैं अरविंद कुमार राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चिपळूण से बोल रहा हूँ। क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? जी जी, जैसे कि अभी यहाँ पर 2-3 दिनों से एक्शन रिसर्च पर बात हो रही है और आज समस्या चयन पर यानी कि प्रॉब्लम को सेट करने के लिए या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम पर बात हो रही है। तो मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? जी, बिल्कुल बोलिए सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक ठाक तरीके से? हाँ बिल्कुल सर, बड़े। जी। तो जो ये प्रॉब्लम सिलेक्शन की बात है, ये मुझे लगता है कि एक्शन रिसर्च की एक ऐसी चीज है जो कि अध्यापक की मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करती है। मैग्नीफाइंग पावर से मेरा मतलब ये हुआ कि समस्या को पहचानने की ताकत कि बच्चा कहाँ जाकर परेशानी फील कर रहा है, या जो हमारे छात्र हैं वो
शिक्षण कार्य में क्यों अधिगमन को या फिर जो उनका लर्निंग प्रोसेस है वो कहाँ पर बैरियर लग रहा है, उसको चेक आउट करने के लिए या पिक आउट करने के लिए प्रॉब्लम का सिलेक्शन एक्शन रिसर्च का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि कहते हैं जैसे संविधान की आत्मा नाम का कोई अनुच्छेद है, उसी प्रकार से ये एक्शन रिसर्च की आत्मा ही कहलाएगा, क्योंकि समस्या को पहचानना बहुत बड़ी बात है। अगर हम समस्या को ही नहीं पहचान पाएंगे तो एक्शन रिसर्च का कोई मायना नहीं रह जाएगा। इसके लिए जैसे कि मैंने अपने विद्यालय में यह महसूस किया था, मैं अपनी एक समस्या को कह रहा हूँ, हालांकि 2-3 समस्याएं मेरे पास हैं। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय हासिल वाले पार्ट को या तो भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं और सीधा-सीधा सम कर देते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे सामने काफ़ी आई। या फिर सब्ट्रैक्ट करने वाली बात हुई, तो वहाँ पर भी बच्चे ऐसा ही कर लेते हैं। एक कैरी यानी कि जो हासिल होता है, उसको वो ज़्यादा ध्यान में नहीं रख पाते। खैर उसके लिए भी मैंने एक रास्ता निकाला था, कैसे याद रखा जा सके, क्योंकि जब हासिल वाले या 2 अंकी या 3 अंकी या जोड़ या घटा होते हैं, उनमें बच्चे समस्या करते हैं। मेरी दूसरी समस्या ये है कि कक्षा 3 में एक हमारे पास टॉपिक है, यूनिट है जिसमें इकाइयों का विवरण है। जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस। तो मेरे को जो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि बच्चे को सब कुछ समझा दिया और जैसे किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना था, तो उसका सूत्र मैंने बच्चों को समझाया पहले कि लंबाई किसे कहते हैं, चौड़ाई किसे कहते हैं और एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये खड़ा हुआ कि लंबाई, लंबाई ही क्यों है और चौड़ाई, चौड़ाई ही क्यों है? तो आप क्योंकि उसको हर तरह के एंगल से देखा जाएगा तो लंबाई कुछ और हो जाएगी, चौड़ाई कुछ और हो जाएगी, पर फिर भी मैंने उनका वो कन्फ्यूज़न दूर किया। समस्या फिर उसके बाद ये आई कि अगर कोई म आकृति, शेप सेंटीमीटर्स में है, वही अगर इंचेस में डाइवर्ट कर दूँ, वही अगर फीट में डाइवर्ट कर दूँ, तो बच्चों को थोड़ी-सी समस्या आ रही थी। हालाँकि सवाल भी जटिल है थोड़ा-सा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किन्हीं कौशलों पर कार्य कर रहे होते हैं, तो वो पूर्णतः आने चाहिए। तो समस्या ये आई अब जैसे कि बच्चा किलोमीटर को नहीं समझ पाया। नक्शे में जैसे कोई स्टेट का नक्शा था, तो उसमें हरिद्वार से पौड़ी तक की दूरी कुछ सेंटीमीटर्स में दिखाई होती थी। अब वो बच्चा ये बोलता था कि सर ये किलोमीटर कैसे होते होंगे और किलोमीटर कैसे चलेगा? पता किलोमीटर होता क्या है? या 500 मीटर मतलब इस तरह की समस्या सामने आई कि उनको दूरियों के बारे में समझाने के लिए मुझे प्रैक्टिकल मेथड ही यूज़ करने पड़े और वो मेथड मैं आगे सेक्शन रिसर्च में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, आ हेलो? रही है आवाज़? रखिए सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी ये 2 या 3 समस्याएँ थी, जिनको मैंने आइडेंटिफ़ाई किया है और एक्शन रिसर्च में मुझे लगता है हालाँकि विद्वान लोग सभी इस बात के बारे में मुझे समझाएँगे या फिर मुझे निर्देशित करेंगे कि क्या मेरी समस्याएँ सही हैं या गलत है। जिनमें से एक समस्या मेरी कैरी वाली है, हासिल वाली, कि हासिल वाली समस्या बच्चे अक्सर हासिल छोड़ देते हैं और डायरेक्टली जोड़ देते हैं छोटे बच्चे। दूसरी समस्या के जो इकाइयाँ हैं जैसे कि यूनिट कंपैरिज़न है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इनको समझाने में भी मुझे दिक्कत आई। मैंने हालाँकि उसका कुछ निकाला सॉल्यूशन, वो भी आगे कर देंगे। और दूसरी समस्या ये कि आकृतियों में आयत, वर्ग ये थोड़े से चतुर्भुज हैं और इनमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ये 3 समस्याएँ मेरी हैं। आप सभी के सामने मैं प्रार्थी हूँ कि मुझे बताइएगा कि ये समस्याएँ मेरी लीगल हैं या नहीं हैं? और इनके विषय में आगे जैसे-जैसे हम इस रिसर्च में आगे चलेंगे और आगे हमारी बात वहाँ होगी केरला के विद्वान जनों से, उसी तरह से हम धीरे-धीरे इसमें आगे चलते रहेंगे और मैं ये समझता हूँ कि आइडेंटिफ़ाई प्रॉब्लम को पहचानना बच्चा कहाँ पर अटक रहा है, कहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें परेशानी क्या आ रही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। धन्यवाद। आप सभी का अनुज, मैं अरविंद कुमार, राज्य के आदर्श प्राथमिक विद्यालय चिपलघाट से। धन्यवाद अरविंद जी। आपने जो है समस्याओं को पूरे सदन में साझा किया है। इस पे चर्चा की जाएगी।
इसी के साथ जो है इंदु पवार मैडम जो है शायद आ चुकी हैं, और मैं पवार मैडम से अनुरोध करूंगा कि जो समस्या आपने समूह में साझा की थी उस पर अपनी बातचीत को सदन में रखने की कृपा कीजिएगा। श्रीमती इंदु पवार मैडम जी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज क्लियर है मैडम, कंटिन्यू करिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं सबको मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के लिए संचालनकर्ता जो भी हैं, डाइट प्रवक्ता उनियाल जी, जिन्होंने इस अच्छे से कार्य की शुरुआत की है, जहाँ की हम अपने कुछ समस्याओं को शेयर करेंगे। तो इसी में ज़्यादा ना कहते हुए मैं सीधे समस्या पे जाती हूँ अपनी, कि मैं इंदु पंवार, प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरगांव, शंकुल चरधार, विकास क्षेत्र पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल से। तो मेरी जो समस्या है गणित में, वो मैंने कक्षा 1 की समस्या को लेकर चली हूँ मैं। और देखा जाए तो ये देखने में तो बहुत छोटी-सी लगती हैं, और मैं यही समझती हूँ और समझती थी कि बच्चों में गिनने की समझ, ये मेरा टॉपिक है। कि हम जब बच्चे शुरू में जब स्कूल आते हैं, तो एक हमारी धारणा होती है कि बच्चों को कुछ नहीं आता होगा अभी तक। लेकिन अगर उनके साथ थोड़ी-सी बातचीत की जाए, तो बच्चे अपने परिवेश से बहुत सारा कुछ सीख कर आ चुके होते हैं। और यहीं पर हमारा एक लक्ष्य हो जाता है कि हम अपने उन बच्चों को अपनी स्कूली गणित से जोड़ सकें। तो यहाँ पे जब मैं सोचती थी कि ठीक है, गिनती है, गिनना है, कोई कठिन काम तो है नहीं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैक बोर्ड में लिख दिया। और यहाँ तक कि जब बच्चे हमारे परिवेश से आते, हमारे पास आते हैं शुरू में बच्चे, तो इतने उनको जिस तरह का परिवेश मिल चुका होता है, ये डिपेंड करता है। कुछ बच्चे 1 से 100 तक गिनती बोल रहे होते हैं, जब वो शुरू में स्कूल आते हैं। तो हमारे मन में आता है कि अरे! इसको तो पूरी गिनती आ चुकी है। लेकिन नहीं, जब उसी के सामने मुझे ये समस्या तब लगी, तब मैंने ये समस्या ली कि मैं इस पर बच्चों पे काम कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने बच्चों को कुछ मूर्त चीज़ें उनके पास रखी, कुछ ठोस वस्तुएँ उनके सामने रखी, कुछ कंकड़ उनके सामने रखे, कुछ टॉफ़ियाँ उनके सामने रखे, और कहा कि अच्छा तुम्हें गिनती आती है? तो ज़रा बच्चों इनको गिन के दिखाओ ज़रा। तो बच्चे जो कर रहे थे, जो हमारे गणितीय चिन्ह होते हैं और जो वो गिनती बोल रहे हैं, उनमें सामंजस्य बिठा नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर गिनती और गिनना, ये भी 2 चीज़ें अलग-अलग मेरी समझ में आई कि गिनना और गिनती करना वाक़ई में अलग-अलग हैं। गिनती बच्चा बोल रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहा है, 1 से 100 तक भी बोल रहा होता है। कुछ बच्चे कम बोल रहे होते हैं, 1 से 20 तक गिनती बोल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने मैंने ठोस वस्तुएँ रखी, तो वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। इससे मेरे दिमाग में आया कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। जब तक बच्चा इस गिनने की समझ इसके अंदर नहीं आएगी, गणित में जो आगे की हमारी संक्रियाएँ हैं, जो गणितीय संक्रियाएँ हैं, जो हमारे कक्षा 2, कक्षा 3, 4, 5 में जो अलग-अलग संक्रियाएँ आती जाएँगी, वहाँ बच्चे को कुछ न कुछ दिक्कत आती जाएगी, अगर हम उसका क्लियर कांसेप्ट यही नहीं करेंगे। तो फिर मुझे इस समस्या पे ये लगा कि मैं इस पर कुछ काम करूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं इस समस्या को लूँ और इस पर कुछ काम करूँ। इसमें क्या होता है कि वही मैंने बच्चों को जब कुछ टॉफ़ियाँ और कंकड़ गिनने को दिए, तो वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। और यहीं से मैंने सोचा कि इनके अंदर जो गिनने की जो समझ है, उसको विकसित किया जाए, ताकि ये आगे चलकर गणितीय जो संक्रियाएँ हैं, उनको आसानी से समझ सकते हैं। और जब बच्चों में गिनने की समझ आएगी, तो उससे वो क्या करेगा कि जब हमारे पास बड़ी संख्याएँ आती हैं, जब हमारे पास समूहीकरण की बात आती है, जब हमारे पास समूह से कुछ चीज़ें उठाने की बात आती है, वहाँ पर बच्चा बेफ़िक्र होके, होता क्या है कि बच्चा 1 से 10 तक गिन लेता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर मैंने उसको कहा कि बच्चा मुझे 4 चीज़ें उठाकर दे दो, तो बच्चा 4 चीज़ें उठाकर ना देते हुए केवल जिसको मैंने 4 बोला था, वो चौथी चीज़ को उठाकर वो मुझे दे रहा है। तो कहीं न कहीं अभी उसका जो कांसेप्ट है गिनने का, वो क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैंने इस पर जो एक-एक की संगति है, जो गणित का एक प्रकृति भी है कि इसमें क्रमबद्धता है। इसमें समुच्चय में से कुछ चीज़ें हमें अलग करके देनी है, या मैं उसको ये बोलूँ
कि इस ग्रुप को मैंने एक लाइन में माना 10 चीजों को लगा दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना तो वो बोल लेता है कि 10 है, लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि दूसरी तरफ से गिन, तो उसमें वो घबरा जाता है कि अच्छा दूसरी तरफ से भी क्या ये 10 ही होंगे। तो इन चीजों के लिए मुझे सबसे अच्छा टॉपिक मुझे ये लगा कि मैं इस पर काम करूं, ताकि वो आगे के लिए जो आगे की गणितीय संक्रियाएं हैं उसके लिए उसको मैं मजबूत कर सकूं। तो संक्षेप में सर मैं इतना ही बोलूंगी। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी समस्या को इतना विस्तृत रूप से सदन में रखा है, सभी शिक्षक साथी इसको जान पाए। और ये बहुत ही एक शुरुआती दौर की, अगर हम कहें कि बहुत ही एक नेसेसरी समस्या बच्चों में देखने को आती है, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी जो हमारे आज मुख्य संदर्भदाता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो अगली समस्या है वो श्रीमती शीतल रावत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगबाड़ी, ब्लॉक थलीसैंण से हैं। अनुरोध करूंगा कि आप अपनी समस्या को सदन में रखने की कृपा कीजिए। श्रीमती शीतल रावत जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को, धन्यवाद सर। तो सर ये जो मैंने जो इसमें एक समस्या ली है, अभी हमें जैसे डाइट से हर महीने ये सिलेबस दिया जाता है, तो उसमें एक पिछले महीने जो दिया गया था उसमें था कक्षा 1 वालों के लिए मुद्रा। तो उस पर मैंने एक वर्कशीट बच्चों को दी थी और उसके बाद मुझे एक बार मौका भी लगा था बाद में कुछ दिन बाद स्कूल में जाने का। तो बच्चों से मैंने ऐसे जब बातचीत की इस मुद्रा के बारे में, तो मतलब कुछ बच्चे, सारे तो नहीं पर कुछ बच्चे, जैसे हम उनसे पूछते हैं कि भई आपने जो पैसे देखे या रुपए देखे हैं, कितने-कितने के देखे हैं? तो कुछ बच्चे तो बता देते हैं कि हाँ, ₹1 का सिक्का होता है, ₹2 का होता है, कई कहते हैं 3 का भी होता है। फिर कई बच्चे 5 का बताते हैं, कई बोल रहे हैं हाँ मैडम 6 का भी होता है। फिर बहुत सोचने के बाद कहते हैं नहीं 6 का तो नहीं देखा है हमने, 5 का ही देखा है। फिर थोड़ी-सी ये भी समस्या है। और फिर जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि भई अगर आपको ₹5 बनाने हैं, तो आप किस तरह से बनाएँगे? मतलब कितने-कितने रुपए के करेंगे? तो जनरली जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें जोड़ आता है, तो वो कहेंगे भई 2, 2 और 1 कर देंगे। कई कहते हैं मैम 3 और 2 कर देंगे। लेकिन वो शायद वहाँ पर ये भूल जाते हैं कि जो ₹3 है, ₹3 एक सिंगल सिक्का या नोट नहीं होता है। वहाँ पर हमको 2 और 1 ही लेना होगा। तो अब ये जो समस्या है ये खाली मतलब हम मैंने बहुत छोटी उसमें ली है, बहुत वास्ट नहीं किया है इसको, केवल ₹20 तक के जो लेन-देन होता है, छोटा लेन-देन बच्चों का, तो उसके हिसाब से मैंने इसको लिया है कि अगर बच्चे मतलब अपने व्यावहारिक जीवन में इसको इस्तेमाल करें, कि भई बच्चा अगर उसको हम सिक्के दे रहे हैं, अगर उसे कुछ सामान खरीदना है ₹10 का या ₹8 का, तो वो कितने सिक्के या के कितने नोट, अगर वो ₹10 का नोट देता है तो अगर दुकानदार उसे कितना वापस करेगा या नहीं करेगा, या उसके पास पैसे कम हैं वो सामान लेने के लिए। तो छोटा-सा एक ये दिया था। तो उसमें कुछ बच्चे तो ठीक है, लेकिन कई कई बच्चों के साथ समस्या है। और जहाँ तक मुझे लगा है इस एक्शन रिसर्च में कि अगर हम कोई समस्या चुन रहे हैं, तो उस समस्या के पीछे भी बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याएँ वहाँ पर आ जाती हैं। अब अगर हम यहाँ नोटों की बात करते हैं, तो शायद ऐसा होता है कि बच्चा है जो ही नोटों को पहचान पा रहा है। हो सकता है वो अंक ही नहीं पहचानता हो, तो क्या पता इस वजह से नोट नहीं पहचान रहा हो, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि वो बच्चा कहीं पर बता रहा है कि हाँ सही है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसका जो रिकॉग्नाइज़ करने का है वो मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा हो कि ₹2 का सिक्का होता है या नहीं होता है, उसे देखा है या नहीं देखा है। वहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर नए नोटों के साथ भी हो गया है। जैसे कभी-कभी हमें भी हो जाता है ₹20 का नोट जो नया आ गया है, पुराने जो चलते थे, तो उस वजह से बच्चों के साथ ये समस्या यहाँ पर हो रही है। तो इस वजह से सर मैंने लिया है। फिर थोड़ा-सा इसलिए भी है कि ये बच्चों का बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर हो जाता है तो आगे बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये उनके व्यावहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल होगा। 20 तक का वो सीख जाएँगे, तो आगे 50, 100 उसको भी वो आराम से सीख जाएँगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। तो जैसा कि अभी तक जो है हम 4 शिक्षक साथियों के समस्याओं पर बातचीत कर चुके हैं,
और अभी एक दो शिक्षक साथी और रहते हैं, जैसे उन्याल वो कंसीली जी से हम बात कर रहे थे, तो वो शायद जो है अभी उस समय मौजूद नहीं थे। तो मैं उनियाल जी से इजाज़त चाहूंगा कि उनकी भी बात को ले लिया जाए, फिर उसके बाद कंक्लूड किया जाए। हेलो हाँ कंसीली जी। सर जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है सर, रखिए सर सर जी आप। नमस्कार। सर जी उस समय कनेक्टिविटी की दिक्कत हो गई थी, आप मेरा नाम ले रहे थे पर आवाज ही नहीं आ पा रही थी सर ना, सॉरी। हाँ वो चलिए कनेक्टिविटी की चलिए दिक्कत। हाँ रख रख दीजिए, आप रख दीजिए। हाँ, आवाज आ रही सर आप ना? हाँ साफ आवाज आ रही है सर। ठीक है सर। पहले तो गुरुदेव को प्रणाम, मुनियाल जी सर को। सर जो मैंने आज तक ये समस्या देखी जो प्राथमिक लेवल पे कि संख्या पहचान 9 तक तो कर लेते हैं बच्चे, उससे ऊपर बड़ा टफ होता है। मैंने एक वो जो हिंदी में अगर हम 56 लिखे तो बच्चा हमारे 50 से 56 भी नहीं बोल पाता, जल्दी समझ नहीं पाता, जबकि इंग्लिश में सिखा उसे तो 56 बहुत जल्दी बोल देता है। तो एक थोड़ा एक बड़ा टफ देखा मैंने, बाकी तो संक्रिया कराना जोड़ घटाना तो तब आसानी से कर लेते हैं। पर मैंने देखा कि तीसरी तक भी बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग कर ले रहा है, पर संख्या नहीं पहचान पाता। मैंने फट से नहीं पहचान पाता। और जबकि वही बच्चा अंग्रेजी में बोले अगर उसे सिखाया जाए तो 95, 90, 84 उसमें जल्दी सीख ले। थोड़ा हिंदी में बड़ा टफ होता है कि इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो सर ऐसा कि जो जल्दी से सीख पाए। ये मेरी समस्या थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद खानसिली जी, आपने इस समस्या को रखा है कि 9 से आगे की संख्याओं को लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है, ये एक हाँ, बड़े समस्या टफ आती होते हैं है। सर, जबकि मैंने संक्रिया करने में तो मैंने कई मैं बच्चे यहाँ ऐसे देखे मैंने 2 में मैं 20 साल से कि वो संक्रिया तो पूरी कर ले, जोड़ भी घटाने गुणा भी भाग भी कर लेते हैं, पर संख्या पहचान में फट से नहीं बोल पाते। मैंने बहुत देर टाइम लगाते हैं मैंने, ये जी होता है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ठीक है। जैसे कि आपने अपनी समस्या इसमें रखी कि 9 से आगे की संख्या को जब हम बच्चों को बताते हैं, लिखने की बातचीत करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आपकी एक समस्या एक्शन रिसर्च के लिए आपने चयन किया है। और दूसरी एक समस्या, और जहाँ तक मैं आपकी बातों से समझ पाया है कि यदि बच्चों को हम हिंदी में 36, इंग्लिश में 36 लिखने को अगर बोलते हैं, तो वो हाँ जी, हाँ इजीली लिख देता है, लेकिन 36 लिखने को कहेंगे या 39 लिखने को कहेंगे, 39, 29, वो 69 नहीं या लिख पाते 69 सर, कहेंगे, जबकि इंग्लिश में बोलो तो 84 बोलो तो 8 और 4 तो वो हम सीधे लिख देते हो, फटाफट लिख देते हो उसको। कहीं ना कहीं इसमें जो है बच्चों को आसानी होती है, और हिंदी में कहीं ना कहीं जो है ना दिक्कत आती है। तो इस पर भी ये जो तो है मैं चर्चा समझता को, सर कि इसमें भी जो है इस चर्चा को हम जो हमारे संवाददाता है उनके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि इस पर जो है वो हम बातचीत करेंगे। तो अभी तक जो है हम 5 शिक्षक साथियों की समस्याओं को सुन चुके हैं, और समय तो खैर अभी है ही। तो मैं चाहूंगा कि अभी और कोई शिक्षक साथी अपनी बातचीत को रखना चाहते हैं, तो एक जी सर। जो है अपनी बात को रख सकते हैं जी। नमस्कार सर, मैं मनोज कुमार द्विवेदी बोल रहा हूँ नैनी जी डांडा दुबे ब्लॉक से। तो जी। सर मेरी भी समस्या है और उसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ सर। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल। 1 मिनट का टाइम लगेगा सर। बिल्कुल कोई नहीं दिक्कत सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अभी 1 मिनट सर। द्विवेदी जी अभी नहीं हो रही है? आवाज आ रही है। अभी अच्छा नहीं हो रही। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर अब शेयर हो रही है? हाँ शेयर हो रही सर। सर तो सभी साथियों को नमस्कार। सर मेरी समस्या ये है कि कक्षा 3 के कुछ बच्चे जब हम उन्हें गुणा करवाते हैं, तो जब हम उनको एक 3 अंकीय संख्या की गुणा 2 या 3 अंक की दूसरी संख्या से करवाते हैं, तो जब वो दहाई के अंक से बच्चे गुणा कर रहे होते हैं, तो वो दहाई के अंक से गुणा ना करके उस अंक को इकाई का अंक समझ के गुणा कर देते हैं। उसका मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे ये है, इसमें आपको ये समस्या दिख रही होगी। सर हाँ स्क्रीन जी शो हो सर। रही है मेरी? हाँ स्क्रीन सर शो हो रही है सर। सर यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे नीचे, जो ये पेज आपको दिख रहा है, इसमें 65 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 31 से। तो 1 से गुणा कर दी बच्चे ने, ठीक है। दहाई का अंक है 3, तो एक्चुअल में वो 30 से गुणा करने की बजाय वो 3 से ही गुणा करता है। हम बच्चों को जो समझाते हैं सर, वहां पे एक क्रॉस लगा देते हैं जनरली, या जीरो लगा देते हैं। पर
मेरे 1-2 विद्यार्थी क्या कर रहे थे पिछले साल कि वो 3 से कर रहे थे, 30 से गुणा करने की बजाय वो 3 से गुणा कर दे रहे थे। 3 पजे 15 फिर हासिल 1, 3 छीक 18 और 1 19। जबकि होना क्या चाहिए था कि जब वो दहाई से गुणा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक दहाई का 0 लगा देते हैं। तो वो सर इस चीज़ में बार-बार बच्चे दिक्कत कर रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम है और इस तरह का ही एक एग्ज़ाम्पल मैंने और दिखाया है इसमें। इसमें जो 165 को मल्टीप्लाई किया गया 365 से, तो ये मेरी समस्या है सर। तो इसका तो कुछ समाधान मैं चाह रहा हूँ। जी, धन्यवाद दुबे जी, बहुत-बहुत आपका। थैंक यू सर। तो इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा, और शिक्षक साथी किसी की कोई समस्या है, कोई साझा करना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैं जसवंत सिंह बिष्ट राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंडा से, कलीसैंड से। जी बताइए। हाँ जी सर, मेरी तो सर छोटी सी समस्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो व्यवहारिक गणित, जो कि हमारे एनसीईआरटी की सारी किताबों में व्यवहारिक गणित का बहुत ज़्यादा उल्लेख है, लेकिन हमारे बच्चे जो व्यवहारिक गणित में बहुत पिछड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ प्राथमिक बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं वो पिछड़ रहे हैं। तो मैं अपने स्कूल से ही लगा के देखूँ, अगर उन्हें हम व्यवहार में ही सीधे 8 जमा 9 कहने की बात करते हैं, तो वो कॉपी पेन लेके बैठते हैं उसको 8 जमा 9 करने के लिए भी। वो व्यवहारिक गणित में सीधे 8 + 9 जैसे कि हमारे टाइम पे होता था, हम सीधे सीधे उसका आंसर बता दिया करते थे, उसमें बहुत नहीं कर पा रहे हैं। और ज़्यादातर अनुमानीकरण में हमारे बच्चे, जो हमारे विद्यालय के बच्चे जो देख रहा हूँ मैं, कि वो अनुमानीकरण में भी बहुत अच्छे से अनुमान नहीं लगा रहे हैं। तो मेरा जो एक्शन रिसर्च का जो हो रहा है ये पार्ट, मैं यही रख रहा हूँ कि अगली जो बार हो, तो बच्चे जो अनुमानीकरण और इस व्यवहारिक गणित जो है उसमें थोड़ा सा सक्षम हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं गाइड टीचर्स आप लोगों से भी लूँगा, थोड़ा बहुत मैं उस पे कर पा रहा हूँ। हेलो सर। हेलो। जी सर। आवाज़ यहाँ सर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है थली सर। आवाज़ आ पा रही है सर आपसे, आपको? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, तो मेरा बस वही है अनुमानीकरण। और तीसरा हमारा जो है जो 5th क्लास के बच्चों को कन्वर्जन, जो आपके जैसे कि मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो अनुमानीकरण से भी संबंधित है और डेसिमल संबंधित है। तो इन 3 चीज़ों पे मेरा शायद क्रियात्मक शोध होने जा रहा है सर। इस पर मैं हमारे संदर्भदाता जो हैं उनसे भी परामर्श लूँगा, और मैं भी कुछ अपने स्तर से इस पे कार्य कर रहा हूँ सर। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर, मैं जी अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं जसपाल सिंह असवाल, सहायक अध्यापक, सर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मलाना, जयरिका से। तो सर जी, मेरी आवाज आवाज सर थोड़ी कट रही है। मेरा समस्या है, मेरे पास 2 समस्याएं हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी कट रही है, बोलिए, कंटिन्यू रखिए आप। थोड़ा सर मैं स्कूल में हूँ ना, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ हमारे स्कूल में थोड़ा सा हुआ है। अब शायद ठीक आ रहा होगा, नेटवर्क अब फुल है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है तो सर। जैसे 2 समस्याएं मैंने यहाँ पे अपने विद्यालय में ली है कि मैंने जैसे अपने सर कक्षा 3 4 5 के बच्चे थे, तो उनको जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग वो सब सीख गए हैं। उसके बाद जो है उनको रुपए पैसे वाला भी सब समझा दिया गया उनको, मतलब पूरा कर दिया। वो एक्सरसाइज होने के बाद मैंने एक दिन उनको प्रैक्टिकली उनको इस दुकान में ले गया और मैंने उनको कुछ रुपए दिए और उनको कुछ सामान खरीदने के लिए बोला। तो जब वो मैंने दुकानदार को बोला तुम पैसे मत देना इनको वापस, और उनको जो है कि अपने आप ही हिसाब करने देना कि मैंने कितने रुपए आपको वापस देने, वो अपने करें। तो बच्चे वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो मतलब हिसाब नहीं कर पाए, जैसे 2-3 सामान मंगाया फिर अलग किसी दूसरे बच्चे को दूसरी चीज दे करके, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब इसको हम कैसे करें? आपने देखा होगा कि हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जितने भी थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो फटाफट हिसाब कर लेते थे। तो वही समस्या मैंने ली है कि इसको हम किस प्रकार से इसको क्रियात्मक शोध में कर सकते हैं कि बच्चे वो जो दैनिक जीवन में अपने उस चीजों को रुपए पैसे वाले हिसाब को कर सकें, आसानी से कर सकें। और दूसरी समस्या एक मासापा पे ली थी मैंने अपने विद्यालय में कि मासापा बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। मासापा भी प्रैक्टिकली वो उनको अगर करा दिया जाए वैसे सवाल के तौर पे करा दे रहे थे तो कर ले रहे थे, फिर कुछ दिन बाद वो कंफ्यूज हो जा रहे थे कि लासपा कैसे करें, मासापा कैसे करें। तो इस टाइप से मैंने मासापा वाली एक समस्या ली थी उसमें।
और उस पे भी कुछ काम किया था विद्यालय में, तो वो किस प्रकार से बच्चे ताकि आसानी से मासपा को कर सके, किस प्रकार से कर सके, कहाँ कर सके। और दूसरी चीज़ जो जसवंत सर वाली बात थी, मैं सबसे पहले इस चीज़ पे बड़ा जोर देता हूँ कि जो भी हमारा गणित का टॉपिक है हमारे पास, उसको हम अपने व्यावहारिक जीवन से किस प्रकार से कनेक्ट कर पाएँ। बच्चे जिस भी चीज़ को सीख रहे हैं हमारे गणित में, किसी भी टॉपिक को या किसी भी विषय को अगर सीख रहे हैं, मानो उसका कोई भी हमारे पास जोड़ है, घटाना है, रुपए है, पैसे हैं, जब तक वो उस चीज़ को ये नहीं समझेगा कि मैंने इसको अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, या ये मेरे लिए कहाँ उपयोगी है ये चीज़, तो बच्चा शायद उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो हमें हर गणित का कोई भी विषय, कोई भी संबोध अगर हम लें, तो उसमें हमें यही अपना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को उसके जीवन से, उसके दैनिक जीवन से किस प्रकार से उस विषय, उस टॉपिक को, शीर्षक को या उस संबोध को हम जोड़ पाएँ, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकें। और जब बच्चे उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे, तभी वो उस चीज़ को जो है आसानी से समझ पाएँगे। तो यही मैंने इसमें लिया है कि इन दोनों टॉपिकों को मैं किस प्रकार से उनके जीवन से कनेक्ट कर पाऊँ, या इस संबोध की उपयोगिता उनके जीवन में कहाँ पे है? कहाँ पे वो इस चीज़ को सिद्ध कर, कहाँ पे उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और भी प्रैक्टिकली लेकर के इस समस्या पे थोड़ा-सा काम किया था मैंने अपने विद्यालय में, तो शायद मैं इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को लेकर के अपने क्रियात्मक सोच पे काम करूँ। बस सर, मैंने इतना ही कहना है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपकी समस्याएं आपने बहुत ही बेहतर तरीके से रखी हैं। और जहाँ तक मैं इसमें देख पाया कि जो जसवंत बिष्ट जी ने जो समस्या रखी थी, वो कहीं ना कहीं आपसे काफी मिलती जुलती है कि बच्चे जो है व्यवहारिक गणित को दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाने में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, और इस पर जो है क्रियात्मक अनुसंधान करने की ओर हम आगे बढ़ने हेतु अपने संदर्भदाताओं से जानकारी लेंगे कि किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कितनी आसानी से जो है इस पर हम कार्य कर सकते हैं। और इसी कड़ी में लास्ट जो है एक और ले लेते हैं, वे हैंड रेज किया हुआ है सर ने। प्रवीण प्रवीण गलियाल जी हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाखड़ी से, ब्लॉक बिरोहाल से। और इसके बाद जो है इसको समअप करने के लिए हम अपने संदर्भदाता की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। प्रवीण जी, प्रवीण गलियाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन पा हाँ, सुन पा रहे हैं सर, कंटिन्यू रखिए सर आप। ओके, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे अभी सर ने बोला है कि जो ऐसी ही समस्या थी मेरी, जैसे अभी सर ने बोला कि व्यावहारिक जो हमारा गणित है, हम उसको, बच्चे जो है उसको दैनिक जीवन में नहीं उतनी आसानी से उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। कि एक समस्या ऐसे ही मेरे साथ आई कि एक दिन क्या हुआ कि स्कूल से कुछ बच्चे दुकान पे चले गए सामान लेने के लिए। तो वहाँ हुआ क्या कि जैसे उन्होंने कुछ अंडे वगैरह लेने थे, तो जैसे उन्होंने क्या करा, दुकानदार ने, अब उन्होंने एक दर्जन अंडे लिए होंगे, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया बच्चों से कि 2 दर्जन अंडे या 3 दर्जन अंडे कितने के आएँगे, या आधा दर्जन अंडे कितने के आएँगे अगर तुम 1 दर्जन इतने के लेते हो। तो बच्चे इसमें बड़े कन्फ्यूज़ हुए। या ऐसे ही अगर वो 1 किलोग्राम की कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, तो तुम 500 ग्राम कितने का खरीदोगे, या 200 ग्राम। थोड़ा खैर जटिल समस्या है, बड़ी समस्या भी है बच्चों के लिए। तो ये वाली समस्या आई। तो जब दूसरे दिन मैं दुकान पे गया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे बातचीत हो गई कि बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, क्या है। तो उन्होंने बोला कि हम जब बच्चों से कुछ चीज़ पूछ रहे थे, तो उनको ये वाली प्रॉब्लम आई मैथ के अंदर, तो कि वो उतनी आसानी से जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अगले दिन जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गया, तो मैंने बच्चों से पूछा, तो वही बात आ रही है कि जब वो कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं उसमें। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को थोड़ा हम जनरल उनसे पूछ रहे हैं, तो वो उतनी आसानी से उस क्वेश्चन को, उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक समस्या आ रही है। और मैंने खैर इसके थोड़ा कोशिश भी की थी इसके ऊपर, रिसर्च करने की कोशिश भी की थी। तो थोड़ा उसका रिज़ल्ट मिला है मुझे, तो मैं ये भी एक ग्रुप में डिस्कस करना चाहता था इसको। थैंक यू सर। गढ़ियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समस्या रखी है अपनी, इस पर भी बातचीत करेंगे। अब जो है हम इस पे लगभग 10 शिक्षकों का जो है समस्या आ चुकी है। और अन्य सभी शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी समस्या है, जैसे कि कल हमारी बातचीत हुई थी, जो हमारे मुख्य संवाददाता के तौर पे केरला डाइट से जुड़े हुए 3 लोग हैं, तो उसमें हम इन सारी समस्याओं को, जिस पर हम बातचीत आज कर रहे हैं और कल भी की थी, तो उनको कहीं ना कहीं हम ग्रुप में मेंशन करेंगे, जिससे हमें और भी ज्यादा उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे। और साथ ही साथ इसको कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के जो मुख्य संदर्भदाता
श्रीमान विपिन कुमार चौहान जी, जो हमारे रिसर्चर एपीएफ के हैं, को कहना चाहूँगा कि आप जो है उक्त शिक्षकों की समस्याओं पर अपनी फीडबैक, किस तरीके से इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से हम टूल्स को निर्धारित करेंगे कि एक्शन रिसर्च में जो पहले की स्थिति थी और बाद की स्थिति में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे होंगे और समस्या का निदान कर रहे होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है वो सारी समस्याओं पर अपनी बातचीत रखने के कष्ट करेंगे। धन्यवाद। श्री विपिन कुमार चौहान जी। शुक्रिया सर। तो आप सबका भी शुक्रिया कि कुल 9 साथियों ने हमारे सामने कुछ अपनी अपनी क्रियात्मक शोध के विषय रखे हैं, जिसमें मनोज कुमार चौहान जी, अरविंद कुमार जी और इंदु पवार जी, शीतल रावत जी और नरेंद्र जी, मनोज कुमार द्विवेदी जी, जसवंत बिष्ट जी और जसपाल सिंह जी और प्रवीण ढूंढियाल जी। तो अच्छा लगा कि कल भी इसी तरह से हम लोगों ने 4 विषयों पर चर्चा की थी और आज लगभग 9 साथियों ने लगभग 13-14 टॉपिक्स पर बात की है। तो कल के प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा कुछ बिंदुओं पर डॉक्टर गोपा कुमार जी ने अपनी बातें रखी थी। मैं उन्हीं बातों से कुछ बातें उठा के आपके सामने रखूंगा और उसके साथ भी कुछ 1-2 बिंदु है जो मुझे लगता है कि विषय वस्तु पर तो आपकी बहुत ज़्यादा समझ होगी, ऐसा मतलब ऐसा हम सब जानते हैं क्योंकि आप लोग रोज कक्षाओं में बच्चे के साथ अपने विषय को लेके जुड़ते हैं। लेकिन उसको क्रियात्मक शोध के दृष्टिकोण से देखना ये कुछ मायनों में और थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी होता है और एक तरह से कहीं हल्का सा थोड़ा कहीं कि चूंकि ये ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करता है तो थोड़ा सा जटिल भी होता है। हर चीज़ की जैसे हम जानते हैं कि कोई एक सीमितता होती है, कुछ उसके फायदे होते हैं, कुछ उसके नुकसान तो नहीं कहेंगे लेकिन उसकी कुछ जटिलताएं भी होती है। तो कुछ ऐसे बिंदुओं पर मेरा सुझाव ये रहेगा आपको कि ये जो भी हम लोगों ने आज 10-15 टॉपिक्स पे बात की है, अभी आप लोगों ने अच्छी तरह से रखे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस विषय वस्तु को हम चर्चा करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि क्रियात्मक शोध के लिए आपने ये विषय चयनित किए हैं और आप एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां आपके हाथ में एक विषय है। तो क्रियात्मक शोध का चूंकि मूल उद्देश्य ये होता है कि हम वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार करना चाहते हैं, यानी कि हम जो वर्तमान स्थिति है, जो कक्षाओं में बच्चों के साथ सीखने के हमारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें कुछ चुनौतियां हम लोग महसूस कर रहे हैं। चुनौतियां हम लोग आए दिन महसूस करते ही करते हैं, लेकिन कुछ हमको लगता है कि विशेष चुनौतियां हैं जिनको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और व्यवस्थित तरीके से उनका निदान करने की आवश्यकता है। तो फिर अब इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसको मैं या उनियाल जी कुछ नहीं सजेस्ट कर पाएंगे कि ये जो हमारी समस्याएं हैं इनका आधार क्या है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक विषय है और मैं एक कदम पीछे हटता हूं, पीछे मुड़ के देखता हूं, ये कहां से आ रहे, क्या आधार है इनका। तो आधार कक्षाओं में मैंने इसको महसूस किया है, तो कक्षाओं में किस कक्षा में महसूस किया, बहुत सारे साथियों ने इस बात को रखा है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि और क्रियात्मक शोध को ऐसा देखते हैं कि ये समस्याएं कितने बच्चों के साथ में भी है। आप जब कक्षीय प्रक्रियाओं में, हेलो हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही सर, कंटिन्यू करिए। जी जी जी। तो इसका आधार क्या है? जब मैं आधार कह रहा हूं तो ये किस कक्षा के कितने बच्चों के साथ में है, कितने बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर लेते हैं जो हमारी चुनौती बनी हुई है, लेकिन कितने बच्चों के सामने ये दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो आपने मेजरमेंट्स को लेके बात की हो, या ये जो मुद्रा को लेके समझने की बात की हो, या व्यवहारिक दैनिक जीवन से जोड़ने की बात की हो। तो एक तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा लिखने की कोशिश करें कि हमारी कक्षा में कितने बच्चे हैं और उन बच्चों में से कितना को ये समस्या आ रही है। एक तो ये वाली बात पे थोड़ा सा जब, क्योंकि हमको लिखना पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बातों में भी जब चर्चाएं हुई हैं तो तब भी कहा है कि साथ साथ लिखते जाएं, तो वो आधार से आपकी जो विषय वस्तु है वो उस पर क्लैरिटी बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी जब हम उस आधार को हम क्रिएट कर चुके हैं, तो अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ये स्थितियां
है क्या जिस तरह से हम सोचते हैं। तो फिर जो डॉक्टर गोपा कुमार ने एक चेकलिस्ट की बात की थी कि हम प्री टेस्ट बनाएंगे, तो ये हम जानेंगे कैसे कि ये वास्तव में स्थिति, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं और जो वास्तविक स्थिति है उसमें कभी कभी अंतर भी होता है, भले ही हमारा कितना भी अनुभव हो। तो हम कुछ प्रश्न बनाएंगे, तो वो इन समस्याओं पर हम प्रश्न बनाएं, तो हम 8-10 प्रश्न उसके ऊपर निर्माण करें और उसके आधार पे उसको मेजरमेंट करने की उसकी कोशिश करें जब भी हम बच्चों के साथ में जाएं। तो आने वाले टाइम में जब भी हमारे पास में जब हम अगली बार मिल रहे होंगे, तो आप सब अपनी अपनी समस्याओं से जुड़े वो चेकलिस्ट बना लें, यानी कि उसको वो क्वेश्चंस बना लें जिसके आधार पे हम ये जांच करेंगे कि एक्चुअल में ये समस्या की कितनी वो है, ये स्पैन क्या है इसका, कितने बच्चों में ये दक्षताओं की कमी दिखती है हमारे टोटल कुछ बच्चों में से, कुल बच्चों में से, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आता हूँ कि जब हम लोगों ने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ विषयों की पहचान की है, बहुत सारे विषय बहुत ही क्लैरिटी के साथ भी आए हैं और काफ़ी अधिकतर विषय जैसे बच्चों में गिनती की समझ जो इंदु पवार जी ने बात रखी थी, या फिर मनोज कुमार चौहान जी ने ज्यामिति आकृति की बात की थी कि वर्ग आयत, और ये कुछ मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो जिनका मैं तो जिक्र नहीं कर रहा हूँ तो वो, या फिर शीतल जी ने मुद्रा के बारे में रुपए सिक्के के समझने की बात की थी। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐसा दिखता है कि हमारे बिल्कुल सीधे हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं एलओस, तो वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ टॉपिक सारे जुड़े हैं, लेकिन कुछ में वो स्पष्टता नहीं दिखती है। जैसे अगर हम कहें कि वो किसी बच्चों द्वारा किन्हीं चीजों को, किन्हीं दक्षताओं को कक्षा में कर देना लेकिन व्यवहार में उसका अभाव होना, है ना, तो व्यवहार में अभाव होना, तो उसको फिर हम वहां से लेके आए कि हमारी इस कक्षा की इस पाठ्य पुस्तक में ये लर्निंग आउटकम्स के आधार पे इस तरह से ये हमको इस दक्षताओं पे काम करना है। अब इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं ये, तो हमको बहुत ही स्पष्टता के साथ में बहुत फोकस करना होगा इसके ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर। फिर पहली बात ये, तो हम समस्या तक पहुंचे, समस्या में स्पष्टता आई, उसमें हम कैसे देख रहे हैं बच्चों को, उसके लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए ये देखने के लिए कि एक्चुअल में बच्चों की स्थिति क्या है इस खास दक्षता के ऊपर। यहाँ पे एक बात और भी लगती है कि जो अगर हम कोई समस्या कक्षा 1 के बच्चों के लिए छांट रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा भी हमको उस तरह से भी सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर कैसे देखेंगे हमारे नए बच्चे, मुझे पता नहीं अभी, क्योंकि अभी तो एडमिशन होंगे अभी आने वाले टाइम में, और अभी तो स्थिति भी बहुत क्लियर नहीं है, तो वो किस तरह से हम लेंगे उसको, तो उसके ऊपर थोड़ा देखने की जरूरत है। दूसरी बात ये, तो अब हम एक कदम हमने उसका स्तर पता कर लिया कि वो समस्या दक्षता की कितनी समस्या है, अभी कितने बच्चों में है। अब ये जो हमारी समस्या है, एक्चुअली जब हम समाधान की बात कर रहे हैं तो क्रियात्मक शोध ये कहता है, उसकी परिभाषा उसको अगर समझें कि समस्या का समाधान भी हमारे पास ही होता है, उसको हमको खोजना होता है अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से। हमको कुछ नए तरीके ऐसे निकालने होते हैं अपने संदर्भों में कि ताकि ये काम कर पाए, जो कि आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको जिनको कभी हम हाइपोथेटिकल के तौर पे उनियाल सर शायद सुबह उस तरह की बात को कहने की कोशिश कर रहे थे, तो हम संभावित उपाय लिखने की कोशिश करें। तो पहले हमारा हुआ समस्या हो गई, दूसरा हमारा स्टेप हुआ कि वो समस्या किस हद तक है, हमने बच्चों के लिए कुछ प्रश्न बनाए, उसकी हमने जांच की। तो वो जो डॉक्टर गोपा कुमार ने 10-12 प्रश्नों की बात की थी, उसके आधार पे वो प्रश्न बन जाएंगे। अब हम ये आगे हमारे क्या क्या संभावित तरीके हो सकते हैं जिसके आधार पे हमको लगता है कि बच्चे इस तरीके से सीख जाएंगे। उसमें जैसे जसपाल सर ने कुछ जिक्र किया था, तो शायद बच्चों को दुकान पे ले जाने का व्यवहार से जोड़ने के लिए, या फिर प्रवीण सर ने भी उस तरह का जिक्र किया था, तो वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे दिखाई दिया। या फिर मैम ने भी जिक्र किया था कि वो जैसे कंकड़ को गिनना, वो 100 बोल देते हैं लेकिन फिर कंकड़ रखते हैं, तो वो गिनती और गिनना के अंतर की बात की थी।
तो आप वो लिस्ट कर लीजिए जो भी आपको संभावित तरीके लगते हैं कि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं आपके संदर्भों में। क्योंकि डॉक्टर संतोष कुमार को आपको याद करेंगे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो क्रियात्मक शोध हुए हैं उनमें जो तरीके इस्तेमाल किए हैं उसके निदान के लिए, यानी कि बच्चे वो सीख पाएं, वो हो सकता है हमारे संदर्भों में उत्तराखंड के डिफरेंट हों थोड़े से। तो ये केवल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं कि केरला में कुछ अलग तरीके हैं और यहाँ पे, इवन इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये स्कूल टू स्कूल डिफरेंट होते हैं। एक स्कूल में बच्चों का संदर्भ कुछ और होता है, शिक्षक का संदर्भ कुछ और होता है, दूसरे स्कूल में कुछ और होता है। यानी कि हरिद्वार के स्कूल का संदर्भ कुछ और होगा, पौड़ी के स्कूल का संदर्भ कुछ होगा, पौड़ी में दुगड्डा ब्लॉक का संदर्भ कुछ और होगा, खिरसू ब्लॉक का संदर्भ कुछ और होगा, कोटद्वार का संदर्भ कुछ और होगा। तो इस तरह से चूंकि मेरे को पूरा संदर्भ पता, मतलब हमको एज ए शिक्षक पूरा संदर्भ पता है, तो हम फिर एक लिस्ट बना लेंगे कि हमको ये कौन से तरीके लगते हैं मुझे एक शिक्षक और शिक्षिका के तौर पे जो मेरी कक्षा में शायद बेहतर तरीके से काम करते हैं। अब हम वो 3 तरीके 4 तरीके सभी शिक्षक साथियों के अलग अलग हो सकते हैं और उनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है, 3 4 5 जो भी है। अब उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा क्या TLM कैसे यूज करेंगे। जैसे मैम ने कंकड़ की बात की थी, सर ने दुकान पे जाके बच्चों के एक्सपोजर की बात की थी, दैनिक जीवन से गणित को जोड़ने के लिए, मतलब बच्चों को जो मुद्रा का की समझ स्थापित करने के लिए। तो फिर उसके लिए क्या क्या तरीके हमारे होंगे और उस तरीके को हम फिर उनमें से, अब हमने जो 3-4 तरीके हमने छांटे, अब उन 3-4 तरीकों में से कोई एक को हम लागू करके देखेंगे जो हमको लगता है सबसे ज्यादा प्रभावी हमको दिखता है। अब उसको लागू करके देखेंगे, फिर हमको लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे इससे सीख पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे। 3 स्थिति हो सकती है, कोई भी बच्चा नहीं सीख पा रहा है, सारे बच्चे सीख पा रहे हैं, और कुछ दूसरी स्थिति हो सकती है कि कुछ बच्चे सीख पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आधे आधे हो सकते हैं, अधिकतर थोड़े से हो सकते हैं। तो फिर उसके आधार पे हमारी ये समझ बनती है कि हाँ बच्चों को इस दक्षता को प्राप्त करने के लिए हमको ये तरीका इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो ये अभी तक की जो और इसको पैरेलली लिखते भी जाना है, क्योंकि क्रियात्मक शोध में मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग वो रहा है, जो भी हमने पहले भी बहुत सारे जगह पे काम किया है क्रियात्मक शोध को लेके। तो क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जब क्रियात्मक शोध करते हैं और उसको बाद में कभी लिखते हैं तो हमारी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं छूट जाती हैं इधर उधर। तो और बहुत सारे अनुभव होते हैं कि अचानक हमको लगता है कि आज ये 2 बच्चे इस तरह से, हमने तो सोचा नहीं था, ये तो इस तरह से इसको समझ लिया है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से। तो उन उदाहरणों को, बच्चे के उदाहरणों को खास करके उस लेख में लेके आना, तो वो उसी टाइम पे ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। और ये भी सुझाव दिया जाता है कि जब लिखने के बारे में, कि जब भी हम कोई गतिविधि को करते हैं, यानी कि कक्षा में बच्चों के साथ में शामिल होते हुए हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको विदिन 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर कोशिश करना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिफिक वो है, लेकिन शायद हमारा रिकॉलिंग मेथड, रिकॉलिंग को बेस मान के इस तरह का सजेशंस होते हैं कि विदिन 72 आवर्स हमको लिखना चाहिए कि हमने वो क्या क्या प्रक्रियाएं की हैं और उसके क्या परिणाम रहे हैं। तो मुझे ये 3-4 बातों की तरफ इस्तेमाल करना था। एक बात जो कल भी किया था और शायद अच्छा रहता है, हमने जो 2-2, 3-3 समस्याएं छांटी हैं अभी, तो और समस्याएं हम बहुत सारी फेस भी करते हैं, हम पैरेलली कर भी सकते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ तो ऐसी हो सकती हैं कि अलग अलग कक्षाओं की हो सकती हैं, कुछ ऐसी हो सकती हैं क्योंकि वो दक्षताएं अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग समस्याएं हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा, चूंकि ये थोड़ा सा समय की डिमांड करता है, इनमें से आप खुद के ऊपर क्लैरिटी बना के कि किसी एक समस्या को छांट लीजिए, कौन सी पे आप फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें तैयारी करनी होती है थोड़ी, उसको फिर अभी आपको उसके इसको हमको टाइम के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि एक समस्या आपने छांटी है कोई भी, तो वो समस्या के आधार पे आप अभी प्रश्न बनाएंगे, उस प्रश्नों से फिर बच्चों के जवाब लेंगे आप जिस तरह से भी संभावित होगा। अगर आप 3 समस्याएं छाटेंगे पैरेलली, तो 3 समस्याओं पे प्रश्न बनाएंगे, फिर वो जो प्रश्न के जवाब आएंगे उसका विश्लेषण भी करना पड़ेगा कि कितने बच्चे, कौन बच्चे, इस समस्या के दायरे में कौन कौन बच्चे आ रहे हैं,
फिर उसके लिए फिर हमको कक्षा कक्ष की तैयारी और किस किस तरह से हम उन बच्चों के साथ में कक्षा शिक्षण करेंगे। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, आगे आप जो उचित समझते हैं करें, कि आप एक बार में एक ही समस्या को छांटिए और उसी के ऊपर आप विस्तृत रूप से थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से उस पर क्लैरिटी बनाते हुए उस पर काम करने की हम शुरुआत करें। तो मुझे यही कहना था। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरह का, तो उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद चौहान जी। आपने जो है सभी शिक्षक साथियों की समस्याओं पर ब्रीफ करके अपनी बातों को साझा किया है कि हम जो है उसमें किस तरीके से टूल्स का निर्माण करेंगे और उसके लिए क्या क्या संभावित तरीके और प्रयास करेंगे। क्योंकि समस्या हमारी खुद की व्यक्तिगत है और ये एक्शन रिसर्च जो है हमें खुद करना है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें संभावित तरीके, टूल्स वगैरह को ढूंढना होगा और उस चीज को साझा करना होगा कि उसमें और भी क्या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जिसपे आप सभी लोगों के दिशा निर्देशों की जरूरत हमें पड़ती है। तो इसका समाधान करने के लिए हम प्रयास करेंगे और सभी शिक्षक साथी जो है टूल्स का निर्माण करके इस तरह की बातों को ग्रुप में शेयर करने की कृपा करेंगे, जिसपे अधिक से अधिक उस पे जो है विचार आए और उस पे जो है हम नई जो भी हम रणनीति या जो भी हम प्रोसेस बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर उनियाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो है अपनी इस चर्चा परिचर्चा जो अभी तक की हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए अपना दिशा निर्देश मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिएगा। डॉक्टर उनियाल सर। धन्यवाद अंसारी जी। मैं अपनी बात को जहाँ पर डॉक्टर चौहान जी ने अपनी बात को समाप्त किया था उसी से आगे बढ़ा के रखूंगा और उसी को फोकस करते हुए आगे चलूंगा कि जैसे अब हम लगभग तीसरी मीटिंग हमारी ये है इस एक्शन रिसर्च के बारे में। पहले भी हम अपने सेवा काल में काफी कुछ कर चुके होंगे। तो जैसे कि स्पष्ट ये है कि अब हमें किसी एक समस्या को केंद्रित करते हुए, फोकस करते हुए उसे आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखना है कि ये समस्या मैन टू मैन वेरी करती है। जैसे संतोष जी ने कहा या चौहान जी ने कहा, प्रत्येक स्कूल और प्रत्येक शिक्षक और शिक्षार्थी की दोनों की समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक समस्या मेरी है तो वही समस्या दूसरे की भी है। अमूमन कुछ समस्याएं जो इन जनरल रखी गई हैं साथियों के द्वारा, वो व्यावहारिक रूप से तो हो सकती है। तो हमें फोकस करना होगा। आज अब समय नहीं है, जैसे टाइम बाउंड है कि हमें 3 महीना मैक्सिमम एक्शन रिसर्च के लिए 3 महीने का समय होता है और ये उद्देश्य उसी प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि ताकि हम अपने उद्देश्यों पे 3 महीने के भीतर भीतर पहुंचे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हो रहा है और एक्शन रिसर्च तो किसी फील्ड में हो सकता है। बच्चे के लेट आने में हो सकता है, बच्चे के अब्सेंट रहने में हो सकता है, बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। परंतु हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो मैथमेटिक्स लिया है, तो हम मैथमेटिक्स को ही फोकस करेंगे और हम मैथमेटिक्स के ही साथी हैं। लगभग हम 78 और 80 प्लस इस समूह में जुड़े हुए हैं, सब मैथ्स के विद्यार्थी हैं। तो हम लोग यदि कहीं पर किसी सब्जेक्टिव कठिनाई होती है तो ग्रुप में अपनी बात को शेयर करेंगे और एक दूसरे की प्रशंसा तो करेंगे ही, परंतु साथ में इन बातों को भी हम वहां पर कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स को पॉजिटिव लेंगे और पॉजिटिव करेंगे कि ठीक है, आपने ये समस्या ली है तो इसमें ये सुधार हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो इन सब बातों में जैसे चौहान जी ने भी अपने, मनोज कुमार चौहान जी ने अपनी बात रखी थी और वहां से बात शुरू हुई थी, तो हम सोल्यूशन पे नहीं है, टेंटेटिव सोल्यूशन पे नहीं आ रहे हैं। प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस तो डिस्कशन पे पार्ट है। आपकी समस्या अगर आप हमसे समझते हैं कि आपने समस्या रख दी और हम समाधान बताएंगे,
तो एक्शन रिसर्च फिर संभव नहीं है। आपने समस्या रखी है, समाधान भी आपने ही ढूंढना है गुरुजी। समस्या किसी एक्सपर्ट ने नहीं ढूंढनी है, समस्या आपने ढूंढनी है, और वो समस्या एज ए प्रोसेस के पार्ट पे ढूंढी जाएगी। आपने प्रोसेस अपनाना है। हाँ, प्रोसेस कैसे अपनाया जाए, प्रोसेस कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए आप समूह में विषय विशेषज्ञों से और समूह में चर्चा कर सकते हैं। जैसे चौहान जी ने कहा था कि उनको कंफ्यूज है कि 2D डायमेंशंस पे बच्चे आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त में कंफ्यूज करते हैं। तो अब प्रोसेस जब हम जाएंगे प्रोसीजर पार्ट पे, तो अभी उन्होंने एक महसूस किया है, ठीक है। अब हो सकता है जो कक्षा 3-4 में बच्चे हैं उसमें कितने बच्चे हैं, वो सब बातें चौहान जी ने आपके सामने स्पष्ट की है, डॉक्टर विपिन चौहान जी ने। तो जब आप इसको रिटर्न फॉर्म लाओ, ये नहीं कि आपने 2 दिन की आज कार्यशाला अटेंड कर दी, फिर 2 दिन 10 और 11 को आप अटेंड कर देंगे, फिर आप 17 को अटेंड कर देंगे, फिर आप 16 तारीख मार्च को मेरे पास आएंगे कि सर हमने कर दिया है, और कहीं से आप बाइंड अप करके और फिर मेरे पास 4 पेज जमा कर देंगे। तो वो चीज इस बार नहीं होने वाली है, क्योंकि यदि आपने कंटिन्यू प्रोसेस में लिखा नहीं है, तो या आपने कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी डायरी मेंटेन नहीं की है, सपोज आपने एक बच्चे से आज ही एक ही बच्चे से संपर्क हो पाया, उससे बातचीत करी है, या आपने 4 बच्चों को दुकान में भेजा है उनसे बातचीत सामान लेने के लिए, वो सब आपका प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, आपकी डायरी मेंटेन होना चाहिए, तब आप उसको सम अप करेंगे। फिर जब हम आपका काम देखेंगे और आपको डाइट में बुलाएंगे, डाइट में हम 70 और 80 लोगों को नहीं बुलाएंगे, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जिनका काम बेस्ट होगा और जो लोग उस मापदंड पे खरे उतरेंगे, उनको ही हम पब्लिश कराएंगे, उनका ही पेपर आगे भेजेंगे पब्लिश करने के लिए, और उन्हीं का पेपर हम उस पत्रिका में मेंशन करेंगे। इसलिए आपको कंटिन्यू प्रोसेस में अपने को रखना होगा। ऐसे अरविंद जी ने भी कहा, उन्होंने 3 समस्याएं रखी, तो किसी सबसे बड़ी बात है कि किसी एक समस्या को हमें फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, चाहे वो मुद्रा की समस्या हो, चाहे वो बच्चों की गिनती की समस्या हो। मैंने कहा ना, एक समस्या एक टीचर की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग समस्याएं। तो ये सब बातें तो हो चुकी हैं, इनमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आगे क्या होना है, आपको क्या करना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर चौहान ने आपके सामने एक रोड मैप रखा है, आपको उस रोड मैप पे चलना है। मेरा एक निवेदन होगा आपसे, अब 10 तारीख का टाइम काफी लंबा है, 10 कुनियाल तारीख सर, से पहले। जी सर। या तो मेरे को 1-2 मिनट और चाहिए होगा, तो 1-2 बात रखनी थी। जब आप कर लेंगे तो मैं फिर जी। तो सर मेरा 10 तारीख तक का टाइम आपके पास है, 9 तारीख तक का। मेरा एक निवेदन होगा अपने अपने आप लोगों से कि आप सबसे पहले अपने एक प्रॉब्लम को डेफिनेट कर लीजिए कि मैं इस पे काम, अब वो मौका हो जाना चाहिए। आप उसको लिखिए एक कागज में, सबसे ऊपर अपना नाम लिखिए, अपने स्कूल का नाम लिखिए, कि वाइट AY4 का व्हाइट पेपर में अपना स्कूल का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, और अपने ब्लॉक का नाम लिख दीजिए। हो सके तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर पे उसमें डाल दीजिए, ताकि अगर केरल के एक्सपर्ट हैं और उस एक्सपर्ट को लगता है कि आपसे बातचीत करनी चाहिए, तो वो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे के बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि उसमें 3 हमारे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं केरल से, कि मुझे लगता है कि जो उत्सुक शिक्षक होता है, उत्सुक और उत्साहित शिक्षक होता है, वो कभी भी, जब आज समय नहीं तो कभी भी आपको कॉल बैक कर लेंगे वो। आप उनसे मत, हमसे मत लीजिएगा, जितना हमसे हो सकता है हम आपकी सहायता करेंगे। तो आप अपनी समस्या को आइडेंटिफाई करके उसको फाइनलाइज कर दीजिए, कर देनी चाहिए आपको। आपने ये समस्या क्यों ली, जैसे चौहान जी ने कहा, तो आपको ये समस्या आई क्यों, कैसे आपकी समझ में आई, तो आपको जस्टिफाई करना, आप उसको जस्टिफाई करेंगे, औचित्य बताएंगे कि समस्या को मैंने क्यों लिया है। तो कम ज्यादा नहीं, 4-5-7 लाइन में उसको रखिएगा आप, और आप उसको इंट्रोडक्शन समझिएगा। हाँ, आप अपनी समस्या को यह भी देखिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की समस्या है, बच्चे की समस्या है, शिक्षक की समस्या है, तो इसमें एलोज कहाँ पर है, ठीक है। और आप, मैंने आपको ग्रुप में एलोज भी शेयर कर रखे हैं, वैसे तो हर एक स्कूल में है, NCERT की वेबसाइट पे भी है, फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए 2 PDF फाइल आपको शेयर की है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक मैथमेटिक्स के जो एलोज हैं, उसके सजेशन भी है, एक तरफ एलोज है, दूसरी तरफ सजेशन है। तो उस एलोज को अचीवमेंट लेने के लिए
जो सजेशन है उन सजेशन को आप रीड करिएगा, वो आपको प्रोसेस में सहायता देंगे। तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने ये प्रॉब्लम क्यों ली है, क्योंकि आपके इस जस्टिफाई से जो आदमी आपका इसको देखेगा, उस प्रॉब्लम को सोचेगा, तो वो कहीं न कहीं उस पे संज्ञान लेने का देखेगा। तो एलोज को देख लीजिएगा और उस एलोज के बेस पे ही आपके ऑब्जेक्टिव बन पाएँगे। तो आप को प्रॉब्लम लिखनी होगी उस पेज पे, अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करना होगा, अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई क्यों आपने प्रॉब्लम ली, उसके बाद आपको हाइपोथेसिस बनानी होगी, ठीक है 2 मैक्सिमम 2, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव तय करने होंगे, मैक्सिमम 3, इसके बाद आपके पास आता है बिफोर प्रोसेस टूल, जिसको हम पॉइंट्स कहें, प्रश्न कहें, चेकलिस्ट कहें, और ये गोपा कुमार जी ने आपसे स्पष्ट कहा है कि नॉट मोर देन 12, ये 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये टूल्स से आपको पता चल जाएगा कि ये प्री टेस्ट टूल होगा, इसका नाम आप प्री टेस्ट टूल दीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों पे आपकी ये समस्या है। हो सकता है कि आपने इंदु मैडम ने कहा कि मैंने ये गणित की समस्या ली है, वो तो पिछले साल की समस्या है। हो सकता है इस साल बच्चे जो आ रहे हैं इंदु मैडम के पास, चाहे वो 4 बच्चे आ रहे हैं, तो चारों को चारों में ये समस्या नहीं है, तो आपको फिर अपनी समस्या को चेंज करना होगा। तो वो प्री टेस्ट टूल जो आपका होगा, वो प्री टेस्ट टूल ये बताएगा कि आप कि ये जो काम करने जा रहे हैं, ये कितने बच्चों पे आज की तारीख में प्रॉब्लम्स है। क्योंकि इंदु मैडम है या शीतल रावत मैडम है या जसपाल पंवार जी हैं या जसपाल जी हैं या अन्य साथी जो मनोज जी हैं, तो मैंने कहा ना आपको केवल अपने स्कूल और अपने बच्चों पे काम करना है। आपको पड़ोसी के बच्चे और पड़ोसी के स्कूल पे काम नहीं करना है, या पब्लिक के स्कूल पे पब्लिक के बच्चे पे काम नहीं करना है। एक्शन रिसर्च आपने अपने स्कूल और अपने बच्चों पे काम करना है। इसलिए तो ये प्री टेस्ट टूल जो है आपके लिए एक सजेस्टिव काम करेगा, सजेस्टिव टूल काम करेगा कि आपके कितने बच्चे अब ऐसे हैं जिन पे आपको काम करना है। उससे आपको जो है उनके हार्ड स्पॉट या हम कहेंगे कि उठने कठिनाई पता चल जाएगी कि तब आपको प्रोसेस में आना होगा। जैसे आपको प्लान ऑफ प्रोसेस हमारे चौहान जी कह रहे थे, तो वो उस नेक्स्ट पार्ट होगा कि तब वो जो प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा, कितनी वर्कशीट जानी पड़ेंगी, कितने बच्चों को करना पड़ेगा, कि रिमेडियल टीचिंग करनी पड़ेगी, पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये आपके प्रोसेस का पार्ट है। इस प्रोसेस को पार्ट को पूरा करने के लिए आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने ये टूल बनाया और इसमें ये समस्या आ गई है, जरा इस टूल को शेयर कर दिया। तो ये जो 2 पन्ने आप देंगे हमको लिख करके, एक पन्ने में आपका फर्स्ट में अपना नाम, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स, उसको जस्टिफाई क्यों करने के लिए आप लिखेंगे 4-6 लाइन, उसके बाद हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव और टूल। एक पन्ने में, अगर आप एक पन्ने में समझ कर दें ठीक, नहीं तो 2 पन्ने में, और उसको आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से सब लोग पढ़ेंगे उसको और उसमें आपको सजेशन भी देंगे, ठीक है? और हमारे एक्सपर्ट ही उसको रीड करेंगे, उसको सजेशन देंगे। आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, आप कोशिश करिएगा कि मिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट ऐसे हैं जो भले आप कक्षा रूम में, क्लासरूम में जाएंगे या बच्चों के पास जाएंगे तो आप हिंदी में जाएंगे, और परंतु अगर आप इंग्लिश में लिख लें या हिंदी लिख दें, मिक्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि हमारा उद्देश्य पहला तो ये है कि हम जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, दूसरा उसको कितना समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। जब मैं आपकी बात को, आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, तभी मैं आपको कोई सजेशन दे पाऊंगा। अगर मैं समझूंगा ही नहीं तो मैं आपको सजेशन भी कैसे दे सकता हूँ। तो ये मेरा कहना था। तो ये आप जो है इस 10 दिन में कभी भी आप शेयर कर लीजिए, तो एक तरह से आपके पास ये हो जाएगा कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। अभिलेखीकरण आपका साथ-साथ चलना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर हम इस प्रोसेस के अंदर चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, तो हमें एक तो समय की बचत होगी, हमें बर्डन नहीं लगेगा, और हमें कुछ ऐसे तरफ दूसरे साधनों की तरफ, माना हमने 2 साल पुराना काम उठा लिया, किसी दूसरे से पूछ के उठा लिया, किसी तीसरी जगह से मांग लिया, कोई बीएड में, आजकल तो बीएड क्लासेज में एक्शन रिसर्च कंपलसरी पार्ट है ये पेपर का, तो कहीं बीएड वाले से मांग लिया, कहीं कुछ से मांग लिया, एमएड वाले से मांग लिया, तो ये नहीं होगा। बल्कि आपकी क्लासरूम, आपके बच्चे, और ये आपकी वर्क डायरी में होना चाहिए कि आपने ये टूल दिया था और ये प्री टेस्ट टूल दिया था, और
आपने उस दिन बच्चों से मीटिंग करके आपके एक्सपेंस होने चाहिए। तो ये सब जब आप सबमिट करेंगे साथियों, फिर हम आपको आगे बातचीत करेंगे। तो मुझे यही आपसे निवेदन करना है और बहुत खुशी होती है कि आप साथी लोग गणित के प्रति सोच रहे हैं। गणित बच्चों के, जब हम खुद अपने प्रति और बच्चों की समस्याओं के प्रति सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है एक संतुष्टि वाला भाव हमारे पास आएगा। और हमारा मेन उद्देश्य तो यह है कि बच्चे के व्यवहार का गणितीकरण करना। जैसे जसवाल जी है, सबकी समस्या थी कि बच्चे नहीं समझ, चाहे मनोज द्विवेदी जी कह रहे थे, अन्य साथी कह रहे थे कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो इन समस्याओं का हम ले सकते हैं, पर हम ये भी देखें कि एलोज क्या होंगे हमारे, क्योंकि आप देखेंगे अब नवंबर में इस साल नेस का एग्जाम होने वाला है, जो लास्ट ईयर होना था इस साल होगा, उसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं। तो वो जो क्वेश्चंस पेपर आता है मैथमेटिक्स का, वो कहीं ना कहीं व्यवहारीकरण पे होता है। जैसे ज्यामिति का जो टॉपिक था, कक्षा 8 में एक ही सवाल था ज्यामिति का पिछले साल 2017 में, वो था घन घन आपसे, और वो सिंपल क्वेश्चन था, परंतु वो केवल प्रैक्टिकल बेस पे उसको ले आ गया था और पूरे देश में ही उस क्वेश्चन का जो है अच्छा परसेंटेज नहीं आया। और हम अपने जिले की बात करें तो 27% बच्चों ने ही उस प्रश्न की तरफ झांका ताकी करी, अटेम्प्ट किया। सही और गलत की बात तो छोड़िए, 27% बच्चों ने, 100 में से 27 बच्चों ने, जबकि हमारे पास 90 स्कूल्स थे, सेलेक्टिव स्कूल थे। तो ये ज्योमेट्री वाले पार्सन में क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि बच्चा बचपन से ही 2D 3D के प्रति उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, और प्रैक्टिकली जब जाता है बच्चा, व्यावहारिक रूप से जब जाता है, वहां पर कंफ्यूज करता है। तो ये कंफ्यूज्ड जो है, ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है, बहुत ही बेकार शब्द है हमारे शिक्षण में। बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो हमारी पेडागोजी पे डिपेंड करता है कि बच्चे के पास हम किस प्रोसेस को लेके जा रहे हैं। तो मुझे अपनी बात आज की तारीख में इतनी कहनी थी, और मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जैसा कि आपसे उम्मीद की जा रही है सभी के द्वारा, और क्योंकि ये प्रोग्राम आपके भरोसे है, आपके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, क्योंकि यही तो कैपेसिटी बिल्डिंग है एक शिक्षक की, कि बच्चों की समस्या को पहचाने और उसका निदान करें। मैं नहीं कर सकता उसका निदान। यदि जसपाल जी की कोई समस्या है तो उस समस्या को जसपाल जी ने ही उन बच्चों के पास जाकर के निदान करना है। प्रोसेस का पार्ट थोड़ा सा मैं उनको हेल्पिंग नेचर में आ सकता हूँ, तो ये हम कर सकते हैं। हमारे 80 साथी हमसे जुड़े हुए हैं, एक मंच हमारे पास है अपनी बातचीत को शेयर करने का। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और जैसे कि चौहान जी ने कुछ समय और चाहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंसारी सर से, चौहान जी की बात सुने, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, फिर हम 10 तारीख को मिलें। उससे पहले हम ग्रुप में जो बातें मैंने आपसे अपेक्षा की है, क्योंकि इस दौरान मैं खुद अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, मुझे भी ATI नैनीताल जाना है 5 दिन के लिए, तो मैं हो सकता है उस दौरान संपर्क में ना रहूं। फिर भी अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहेंगे वहां, तो टाइम बे टाइम उसको देखा जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी प्रकार से इस शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए छात्र हित में निरंतर कार्य करते रहेंगे, हमें सहयोग करते रहेंगे। मुझे इतना ही आज के बारे में कहना है। अंसारी जी, आप चौहान जी को आमंत्रित करने के बाद आज की मीटिंग को वहीं पर समाप्त कर दीजिएगा। धन्यवाद। ओके, शुक्रिया उनियाल सर। तो मुझे लगा कि जो आप लोगों ने टॉपिक शेयर किए हैं, उनमें से एक एक करके 1 मिनट के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा मेरा सुझाव है कुछ। जैसे मनोज कुमार चौहान जी ने 2 समस्याओं की तरफ इशारा किया था। एक तो ज्यामितीय आकृति की तरफ, जहाँ पे वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज के बारे में 2D इमेजेस को लेके उनको उनकी समस्या की थी। और दूसरी बात उन्होंने जिक्र किया था कि रटने की बजाय समझने की आदत पड़े। मुझे लगता है ये दूसरे वाली अपने आप में समस्या नहीं है, ये उस पहली समस्या को यदि हम अपनी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, हमारा जो सिखाने का तरीका है, उसमें बदलाव करेंगे तो शायद उसका ये परिणाम होगा पहले वाली समस्या का। तो मनोज जी को पहले वाले टॉपिक के साथ में जाना उचित रहेगा, क्योंकि उसी का परिणाम सेकंड वाला दिखता है। अरविंद कुमार जी ने 3 समस्याओं की तरफ इशारा किया था। एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक थी, दूसरी थी मेजरमेंट ऑफ
डिस्टेंस यानी कि किलोमीटर लेंथ जो भी है। और तीसरी उन्होंने बात किया था आकृतियों में आयत और वर्ग में कुछ कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तीनों समस्याएं बहुत ही उचित हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि अरविंद जी जितने भी इनमें से तीनों में से जिसको उचित समझते हों वो उनमें से किसी एक का चयन कर लें, पहले उस पर फोकस करके काम हो जाए और फिर उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन तीनों ही क्रियात्मक शोध के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों टॉपिक सही दिखते हैं। इंदु जी ने बच्चों में गिनने की समझ पर बातचीत की थी और मुझे उनका जिस तरह से उन्होंने आर्टिकुलेट किया, और चूंकि मैं गणित का विद्यार्थी नहीं हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातों से, और वो टॉपिक मेरे को टॉपिक्स भी एक्शन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा लगा। तो उसी तरह से और उन्होंने एक ही टॉपिक की बात की थी। शीतल रावत जी ने दो चीजों पे की तरफ इशारा किया था। एक तो बच्चों के ये जो रुपए सिक्के जो भी हमारे हैं मुद्रा को लेके उसको समझने की बात की थी, और दूसरी तरफ दैनिक जीवन से जुड़ाव के लेके बात की थी कि बच्चा नोट पहचानता है क्या, तो वो सारी चीजों को लेके। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी मैं वही मनोज जी वाली बात कहना चाहूंगा कि जब हम दैनिक जीवन से जुड़ाव की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली समस्या उन्होंने रखी थी रुपए सिक्के को लेके, उसके जो हम पेडागोजी यूज करते हैं, जो हम उसको सीखने सिखाने के तरीके इस्तेमाल करते हैं बच्चों के साथ में, वो इस बात को अचीव करती हैं कि वो व्यवहारिक जीवन से जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है। तो उसके लिए जब हम पहली समस्या के ऊपर काम करेंगे तो शायद हमको ये अचीव हो जाएगा, हमारे अपने तरीके बदल के, जैसा कुछ एग्जाम्पल्स भी आए थे। यही दूसरी बात करें नरेंद्र कंसली जी ने, उन्होंने कि संख्या 9 तक तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन आगे की संख्याएं नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये उचित है, उनकी क्लैरिटी है कि 10 से लेके आगे की संख्याओं पर समझ बनाने की बात है। तो वो टॉपिक अपने आप में उचित लगता है, तो वो अच्छा है। मनोज द्विवेदी जी ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट विद 2 और 3 डिजिट्स के साथ में जो बातचीत की थी वो भी क्रियात्मक शोध के लिए एक उचित विषय के तौर पे दिखाई देता है, और मुझे लगता है कि उस पर उनको जो हमने बातें की हैं उसी के आधार पर चला जा सकता है। और जसवंत बिष्ट जी ने भी दो बातें रखी थी, एक तो व्यवहारिक गणित में बच्चे पिछड़ रहे हैं और दूसरा कन्वर्जन की बात की थी उन्होंने, मीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर टू मीटर, या जो भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है दूसरी जो है वो अपने आप में एक क्रियात्मक शोध की समस्या है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम अपनी जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे बच्चों के साथ सीखने सिखाने के तरीके हैं, उसके परिणाम के तौर पे व्यवहारिक गणित, यानी कि हम जब ये कन्वर्जन की प्रैक्टिस कराएं तो फिर वो इस तरह से कराएं कि वो व्यवहारिक जीवन से जोड़ पाए। जैसे कोई लकड़ी पड़ी है तो चलो इसमें से 1 फीट लकड़ी निकाल के लाओ, अच्छा इसको आधा आधा कर दो, अब ये कितना इंच हो जाएगा अगर आप आधा करोगे, तो हम कैसे वो एग्जाम्पल्स लेके आते हैं। जसपाल सिंह जी ने जो बात की थी जो मैं समझ पाया तीन, एक तो बात की थी उन्होंने वही रुपए पैसे वाली, और दूसरी मैसअपे लैसअपे की बात की थी कि बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। तो वो दोनों भी अपने आप में क्रियात्मक शोध की बहुत ही अच्छी समस्याएं हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि उनमें से एक का चयन कर लें। परवीन घिल्डियाल जी ने जो अंडों का एग्जाम्पल दिया था, 2 दर्जन अंडे या 3 दर्जन अंडे कितने में कितने आएंगे क्या आएंगे, तो आई थिंक उसको दक्षताओं में कन्वर्ट कर ली कि एक्चुअली कौन सी दक्षता हासिल करना चाहते हैं, और वो व्यवहार से तो उनका कुछ इस तरह से कहना था कि बच्चे कॉपी पेंसिल से कर लेते हैं जब हम स्कूल में करते हैं, लेकिन व्यवहार में उनको कुछ दिक्कतें आती है। तो यही करने के लिए जब हम अपनी पेडागोजिकल प्रैक्टिस चेंज कर देंगे, जब हम उसको बाहरी उससे संदर्भों से जोड़ देंगे, तो शायद ये अपने आप में हो जाएगी। तो इस तरह से जो अभी उनियाल सर ने बात की है और डॉक्टर गोपा कुमार ने बात की थी, तो हमारे फोकस में एलोज रहेंगे हमारे, लेकिन ये व्यवहारिक गणित से जोड़ना, उसको दैनिक जीवन से जोड़ना, या फिर वो रटने की बजाय समझ की तरफ चलना, ये सब हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के अपने सीखने से कक्षा में जो पढ़ाने के तरीके हैं वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इसको हासिल करेंगे। तो ये सुझाव मेरे को हर एक रिसर्च पे, एक्शन रिसर्च पे रखना था, जो शायद मेरे से मिस हो गया था पहले वाले डिस्कशन में। थैंक यू सो मच मोहम्मद अहमद जी, थैंक यू। धन्यवाद चौहान जी। आपने जो है सभी शिक्षक साथियों की जो एक्शन रिसर्च की विभिन्न प्रकार की समस्याएं 2-2, 3-3 थी, उस पर आपने जो ज्यादा बेहतर हो उस पर आपने अपनी बात रखी कि ज्यादा बेहतर ये है और इस पर हमें काम करना चाहिए। और जहाँ तक मैं अपनी बात समझता हूँ कि जो भी एक्शन रिसर्च के लिए एक्चुअली ये समस्याएं तो काफी निकल सकती हैं और होती भी हैं, और हम जैसे जब हम शिक्षण कार्य विद्यालयों में करते हैं
तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका एक सीक्वेंस, एक साइंटिफिक प्रोसीजर क्या होगा, उसका दस्तावेजीकरण क्या होगा और उसका हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हम एक्शन रिसर्च का जो ये कार्यशाला को कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें उसमें उसका उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा और हम जान पाएंगे कि उसको हम किस तरीके से आगे ले जा रहे होंगे। इसी संदर्भ में ये किसी शिक्षक साथी का शायद माइक खुला है। जी, तो आज की कार्यशाला बहुत ही बेहतरीन रही है और बहुत ही उपयोगी रही है, प्रभावशाली रही है, ऐसा मेरा मानना है। और जो आज के मुख्य संदर्भदाता थे, जिन्होंने सभी शिक्षकों की जो क्रियात्मक शोध की जो समस्याएं हमारे सामने आई थी, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है और हम उससे उसी चीज को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो उन्होंने एक चीज खास ये कही कि जो समस्या हमारे लिए आ रही है, उसी समस्या का समाधान हमने ढूंढना है। ये जो कार्यक्रम, ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, इसका जो मंतव्य है वो ये है कि हमें उसको जो है किस प्रोसेस से और उसमें क्या मॉडिफिकेशन की और जरूरत हो सकती है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो है हमारा मुख्य संदर्भदाता हमारी मदद कर रहे होंगे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे होंगे। जो समस्या हमने यहाँ पर रखी है, उसका हम जो टेम्पररी टूल्स हैं या जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम इसमें रख रहे होंगे पहले समूह में। और मेरा सभी शिक्षक साथियों से ये अनुरोध होगा कि जो भी समस्याएं हमने आज यहाँ पर रखी हैं और जो डॉक्टर उनियाल सर द्वारा बताया गया है कि इस तरीके से जो है वो नाम और ये सब चीजें आप जो है मेंशन करके उसमें ग्रुप में उसे शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे जो हम समस्या ले रहे हैं या जो टूल्स का हमने निर्माण किया है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर समस्या है या उसको हम और बेहतर तरीके से उसमें टूल्स के निर्माण में जो क्वेश्चनिंग है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, या जो है किस तरीके से इसमें चेंजिंग होनी, तो वो कहीं ना कहीं हम उसमें समूह के माध्यम से हम उसे और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मेरा सभी साथियों से ये अनुरोध है कि सभी शिक्षक साथी अपनी समस्याओं को, टूल्स निर्माण जो भी प्रोसेस आज आया था कि हमें जो है पहले समस्या का हमने चयन कर लिया है और इसके बाद जो है हमें उसकी क्या वजह रही थी कि समस्या किस वजह से आई है, उसका हम बातचीत करेंगे। आवाज आ रही है सर? हेलो? जी सर, आ रही है। तो उसको उसको जो है हम समूह में जरूर साझा करेंगे। ये मेरा आप सभी से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। इसके अतिरिक्त जो नाम वगैरह को लेके अन्य चीजें जो भी रही थी वो आप ग्रुप में साझा करेंगे, उस पे बातचीत चलेगी। हमारे पास एक लंबा समय है, 10 दिन हमें मिले हैं। तो इसका इसका ये है कि जैसे आजकल कोरोना की वजह से जो है अगर ये बच्चे हमारे पास होते तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से फेस टू फेस इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रभावी बनाने की कोशिश करते। लेकिन अभी हमारे पास जो भी संसाधन है या हमारा विद्यालय जो है पास में है, तो जहां तक अगर हम बच्चों के संपर्क में जाके इस चीज को और करेंगे तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि इसमें क्या है। नहीं तो हम जिस तरीके से मतलब शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो उस मोड को भी हम अपना सकते हैं टूल्स को बेस के, और कि कितना हमारा रिस्पॉन्स उस पर आ रहा है उसको समझ सकते हैं क्वेश्चनिंग का, और फिर हम उससे आगे बढ़ रहे होंगे और हमारे संदर्भदाता उसमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे होंगे। इसी सारी बातों के साथ आप सभी लोगों का पूरे समय बहुत ही उसके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है आगे 10 फरवरी को इसकी आगे की कड़ी के लिए हम मिल रहे होंगे और कार्यशाला को जो है अब हम वो करना चाहेंगे डिस्क्लोज। और उनियाल जी से ज्यादा सर वो किया जाए। हाँ सर, मैं पहले कह चुका हूँ, आपको पूरी अथॉरिटी है, तो आप इसको समापन कर दीजिए। तो इसको जो है हम वो करेंगे, और जो बातें हमारे पास जो हमें इतना लंबा टाइम पीरियड जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसमें हमें यही मुख्य काम जो है करके बच्चों से संपर्क हो तो अच्छा है, नहीं तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से उस फीडबैक को मंगाकर ग्रुप में साझा कर लेंगे। और समस्याएं सभी की अगर आ जाएंगी तो उसका हम एक वो बना लेंगे कि चार्ट, मतलब जितने भी शिक्षक साथी हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो उस पर जो हम आगे जब बात 10 तारीख को जो अपने मुख्य संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हैं उन पे हम कर रहे होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ग्रुप में बातचीत हो चुकी होगी, तो वहां पर हम उससे और आगे आसानी से बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। इसी के साथ आज की कार्यशाला में जो भी रहा बहुत अच्छा रहा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य संवाददाता के रूप में जो हमारे विपिन कुमार चौहान जी जिन्होंने सारी बातें रखी, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हमारे मुख्य
मार्गदर्शन के रूप में डॉक्टर एन.पी. उनियाल जी हैं, जो हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं कार्यक्रम से कि किस तरह से हमने काम करना है, और हम उनके साथ सहयोग करते रहते हैं और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, और कार्यशाला का समापन करते हैं। अब हम लोग लेफ्ट हो सकते हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर।